नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष द्विवेदी आपके लिए लेकर आया हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हु वांट टू बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फ़िलहाल ये सीरीज़ मैं लेके आया हूँ आपके लिए, खासकर आईटीआईज़ के लिए। जो इस समय TG2 का एग्ज़ाम आने वाला है और TG2 के अलावा भी जो लोग करना चाहते हैं वो भी इस सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और 31 प्रश्नोत्तरी मैं लेके आया हूँ। इसमें आरआरबी और एएलपी, TG2 जो कोई टेक्नीशियन जो कोई भी तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। चलिए हम आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत किस नाम से जाना जाता है? स्थैतिक विद्युत। चल विद्युत का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था रासायनिक पदार्थों की पारंपरिक क्रिया द्वारा। वैज्ञानिक फैराडे द्वारा चल विद्युत का उत्पादन किस प्रकार किया गया? फैराडे द्वारा विद्युत बल रेखाओं को धात्विक चालन लगातार छेदन करके विद्युत उत्पादन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं विद्युतकार किसे कहते हैं? विद्युत चलित उपकरणों को निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत करने वाले कारीगर को विद्युतकार कहते हैं। विद्युतकार व्यवसाय की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? मोटर वाइंडिंग, पंप सेट मैकेनिक, कूलर्स, फैन मैकेनिक, घरेलू औद्योगिक वायरिंग मैकेनिक इत्यादि। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, ये है ऊर्जा संरक्षण नियम। चलिए हम अपने अलग आगे पेज पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत संबंधी कार्यों में किन की सुरक्षा आवश्यक होती है? किन की सुरक्षा आवश्यक होती है? मशीन एवं कारीगर दोनों की। भाई दोनों सुरक्षित रहेंगे तभी काम आगे हो पाएगा। दुर्घटना होने पर मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना, सही औजार प्रयोग नहीं करना, लापरवाही से कार्य करना, सुरक्षित परिस्थितियों में कार्य इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम बताइए। सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक, सकारात्मक, सचेतक, सूचनात्मक संकेत। निषेधात्मक सुरक्षा संकेत हमें क्या बताते हैं? जैसे धूम्रपान ना करना, आग को जल से ना बुझाना इत्यादि। ये निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के क्रियाकलापों के कार्यशाला में करने की चेतावनी है। सकारात्मक सुरक्षा संकेत हमें क्या बताते हैं? इन संकेतों के द्वारा कार्यशाला में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, जैसे दस्ताने, चश्मा इत्यादि, मास्क वगैरह, पेटी, ये सब पहन के रहें। सचेतक सुरक्षा संकेत क्या दर्शाते हैं? इस सचेतक सुरक्षा संकेत हमें ये दर्शाते हैं कि कारीगरों और आगंतुकों को खतरे के प्रति सचेत किया जाता है, जैसे विद्युत झटका लगने का, आग का। सुरक्षात्मक संकेत क्या दर्शाते हैं? इन संकेतों के द्वारा कार्यशाला कारीगरों एवं आगंतुकों को अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा स्थल, महिला प्रसाधन इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। निषेधात्मक सुरक्षा संकेतों के प्रदर्शन किन रंगों एवं आकारों द्वारा किया जाता है? तो ये संकेत वृत्ताकार, लाल बॉर्डर युक्त एवं लाल रंग की पट्टी युक्त होते हैं। इनके मध्य का धरातल श्वेत रंग का होता है तथा उस पर काले रंग से संकेत बनाया जाता है। सकारात्मक सुरक्षा संकेतों का प्रदर्शन किन रंगों एवं आकारों से किया जा सकता है? ये संकेत नीले रंग के वृत्ताकार धरातल पर श्वेत रंग के बनाए जाते हैं। सचेतक सुरक्षा संकेत किन रंग एवं आकार के बनाए जाते हैं? ये संकेत त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर काले रंग के बॉर्डर युक्त एवं काले रंग से बनाए जाते हैं। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत किन रंग के बनाए जाते हैं? ये संकेत वर्गाकार धरातल पर सफेद रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे संकेत। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है कि विद्युत झटका लगने का संकेत किस प्रकार की सुरक्षा संकेत होता है? ये होता है सचेतक सुरक्षा संकेत का। ठीक है, मेन स्विच को किस स्थिति में ऑन ऑफ करना चाहिए? मेन स्विच को ऑन ऑफ करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस पर कोई व्यक्ति कार्य कर ना रहा हो, कोई भी व्यक्ति कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, चालू विद्युत लाइन पर कार्य करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इंसुलेटेड औजारों, हाथों में रबड़ के दस्ताने अवश्य प्रयोग करने चाहिए। वायरिंग करते समय किस स्विच से किस तार को नियंत्रित करना चाहिए? फेज तार को, क्योंकि फेज तार ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं को किनकी सहायता से भूसंपर्क करना चाहिए? भूसंपर्क से पृथक करना चाहिए, सॉरी। रबड़ के जूतों, रबड़ की चटाई, सूखी लकड़ी, फर्नीचर इत्यादि से। वैद्युतिक वायरिंग अथवा मरम्मत कार्य करते समय क्या करना चाहिए? वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों को धात्विक खोल को आवश्यक रूप से अर्थ करना चाहिए। ठीक है, उसकी बॉडी को अर्थ करना चाहिए।
विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को किस प्रकार छुड़ाना चाहिए? विद्युत मशीन उपकरण में मेन स्विच ऑफ कर दें, मेन लीड का प्लग आप निकाल दें, या विद्युत लाइन में मेन स्विच ऑफ कर दें। लेकिन अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो इसमें रबड़ की चटाई, सूखी लकड़ी या मतलब ऐसी चीज़ जिसे आप भू संपर्क ना हो सके उस पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से हटाना चाहिए। चलिए, सामान्य वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है, हमें क्या होता है? विद्युत झटका लगता है। ठीक है। यूरोपीय देशों, जलयानों, वायुयानों, पनडुब्बियों में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान 110 क्यों रखा जाता है? क्योंकि 110 पर व्यक्ति को गंभीर विद्युत झटका नहीं लगता है। किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने पर शारीरिक क्षति किस बात पर निर्भर करती है? विद्युत धारा की मात्रा एवं विद्युत एक व्यक्ति के शरीर पर प्रवाह होने के समय पर कितनी देर में प्रवाह हो रहा है। ठीक है। विद्युत झटका लगने पर कौन कौन सी शारीरिक क्षतियाँ हो सकती हैं? जैसे शरीर में छाले, किसी अंग का मांस जलना, रक्त प्रवाह रुक जाना, श्वास में रुकावट, मूर्छित हो जाना, हृदय गति रुकने में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। ये सारी क्षतियाँ हो सकती हैं करंट लगने के कारण। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला पेज है हमारा, किसी दुर्घटना के व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार, ये तो सभी जानते हैं। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को स्वच्छ वायु प्रदान करने के लिए करना चाहिए? पीड़ित को चारों तरफ से भीड़ हटा दें, कमरे में है तो खिड़की दरवाजे वगैरह खोल देने चाहिए। विद्युत झटका लगने वाले पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? पीड़ित के मुंह में नकली दांत, पान, तंबाकू इत्यादि वगैरह निकाल देने चाहिए। ठीक है। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को सर्दी के मौसम में सर्दी लगने से बचाने के लिए करना चाहिए? उसको पलंग पर लिटा दें, दरी, चटाई वगैरह कोई मोटा चीज़ हो उस पर लिटा के उस पर कंबल उड़ा दें। ठीक है। ये हो गया। पीड़ित को सांस लेने में कठिनाई होने पर क्या करना चाहिए? कृत्रिम सांस की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए तुरंत, जितनी जल्दी हो सके। कृत्रिम सांस की सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को कैसे लिटाना चाहिए? देखिए भाई, 2 विधि है। ठीक है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। इससे पीड़ित का सीना कुछ ऊपर उठ जाता है, इससे अपेक्षाकृत सिर थोड़ा नीचे हो जाता है। कृत्रिम सांस लेने की सिल्वेस्टर विधि कब प्रयोग किया जाता है? जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हों। पीड़ित के सीने पर जब छाले पड़े हों तब ये विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है। चलिए, कृत्रिम सांस की सैफर विधि का प्रयोग करते समय पीड़ित को कैसे लिटाया जाता है? इसमें पेट के बल लिटाया जाता है, क्योंकि इस समय इसके पीठ पर छाले पड़े होते हैं। ठीक है। उसके सिर को किसी एक करवट लिटाया जाता है, दाएं या बाएं लिटा दिया जाता है। इस विधि में पीड़ित के सीने पर पतला तकिया रख दिया जाता है। कृत्रिम सांस की सैफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े। ठीक है। मुंह से मुंह में हवा भरने की कृत्रिम सांस विधि को कितनी बार दोहराना चाहिए? लगभग 10-12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते रहना चाहिए। मुंह से मुंह में हवा भरने की कृत्रिम विधि सबसे प्रचलित क्यों नहीं है? यह विधि प्रचलित क्यों है? सॉरी, यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है, प्रभावशाली विधि है, इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह विधि बहुत कारगर है और प्रचलित भी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र क्यों होने चाहिए? क्योंकि विद्युत कार्यशाला में कार्यक्रम शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से आग लग जाए उसके लिए अग्निशामक यंत्र होने बहुत आवश्यक हैं। अग्निशामक यंत्रों के अंतर्गत आने वाले यंत्रों के नाम बताइए। अग्निशामक यंत्र, रेत भरी बाल्टियाँ, पानी से भरी बाल्टियाँ, ये सब अग्निशामक यंत्र में काम करती हैं। ठीक है। आग कितने प्रकार की होती है? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, 4 प्रकार की आगे होती है। ठीक है। श्रेणी ए आग लगने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब कैसे आग लगती है और बुझाने का क्या प्रोग्राम है? ठीक है। इससे लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि में लगने वाली आग है। इसे बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार का प्रयोग किया जाता है नॉर्मली। श्रेणी बी की आग में लगने स्रोत एवं बुझाने के लिए प्रयुक्त यंत्र बताइए। यह ज्वलनशील द्रवों जैसे गैस, मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि द्वारा लगती है। इसके बुझाने के लिए झाग युक्त कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रेणी सी की आग लगने एवं बुझाने के प्रयुक्त उपयंत्र बताइए। एलपीजी गैस आदि से लगती है। ठीक है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रेणी डी की आग के स्रोत को बुझाने के लिए प्रयुक्त यंत्र बताइए। ठीक है। यह बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों के कारण लगती है। इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या सीटीसी का चूर्ण प्रयुक्त किया जाता है। अग्निशामक यंत्र आग कैसे बुझाता है? यह अज्वलनशील पाउडर होता है जो द्रव या गैस का छिड़काव करके जल रही वस्तु की ऑक्सीजन से सप्लाई रोक देता है, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है। अब आते हैं जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। चलिए आगे चलते हैं। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र में जल की बौछार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें लीवर जल का बौछार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र में झाग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? इस यंत्र में झाग उत्पन्न करने के लिए खनिज तेल, साबुन इत्यादि वायुदाब के साथ जल में मिश्रित किए जाते हैं, ठीक है, जिससे झाग बनती है। चलिए आगे चलते हैं हम। समझ गए ना आप कितने प्रकार की आग होती हैं? 4 प्रकार की, ABCD, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। शुष्क पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त चूर्ण की प्रकृति कैसी होती है? यह चूर्ण की प्रकृति ज्वलनशील बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए सामान्यतः किस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC या CCl4 टाइप अग्निशामक यंत्र का। मानक किसे कहते हैं? किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक की इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण आदि निर्धारित रूप को मानक कहते हैं। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतौल पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मात्रक क्या है? ये मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। मानकीकरण का कार्य भारतवर्ष में कौन सा संस्थान करता है? ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मानकीकरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं नकारात्मक प्रश्न पर। हमारे कुछ नकारात्मक प्रश्न इस प्रकार हैं कि जैसे क्या ना किया जाए, क्या किया जाए, कैसे ना किया जाए, इसको ना किया जाए तब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विद्युत संपर्क में आए पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाने समय क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? यह सावधानी रखनी चाहिए कि पीड़ित झटके से भूमि पर ना गिरने पाए तथा उसको विद्युत करंट से लगे आघात से अधिक चोट ना लगने पाए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के छालों अथवा जले अंगों पर मक्खी मच्छर से संक्रमण न फैलने पाए, इस हेतु क्या निषिद्ध है? यह अत्यंत संवेदनशील स्थिति है, अतः किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए पीड़ित के तन को गंदे कपड़ों या कागज से ढकना निषिद्ध है। मुंह से मुंह में हवा भरने की कृत्रिम श्वसन विधि में नाक को खुला क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि नाक अगर खुली रहेगी तो हवा सारी बाहर निकल जाएगी और फेफड़े पर्याप्त फूल नहीं पाएंगे, ठीक है। श्वसन कृत्रिम श्वसन में सिल्वेस्टर एवं सैफर विधियां अधिक प्रचलित क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी शुरुआत करने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है, और जारी रखना भी बहुत लंबा होता है, इसीलिए ये विधियां अधिक प्रचलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अब तक आप समझ गए होंगे ना। सीने पर छाले पड़ने पर कृत्रिम सांस के लिए सैफर विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, इससे पीड़ित के छाले एवं फूटने एवं संक्रमण का खतरा बना रहता है। किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए झाग और यंत्र अथवा जल की बौछार का प्रयोग नहीं किया जा सकता? डी श्रेणी की आग को, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट से लगती है। फ्यूज को मेन सप्लाई की आन स्थिति में क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि इस स्थिति में टेक्नीशियन को करंट लगने की प्रबल संभावना बनी रहती है। वैद्युत उपकरणों को अर्थ नहीं करने पर क्या हो सकता है? मैकेनिकल इस अवस्था में मैकेनिक को उपकरण मशीन की बॉडी के स्पर्श करने पर विद्युत झटका लग सकता है। किसी वैद्युत उपकरण को मेन लीड को प्लग टॉप के बिना क्यों नहीं लगाने का परामर्श दिया जाता है? इस अवस्था में उपकरण विद्युत स्रोत से उचित प्रकार से संयोजित नहीं हो पाता तथा स्पार्किंग की भी संभावना बनी रहती है, इससे आग लगने का भी कारण बन सकता है। दो वैद्युतिक तार आपस में न जोड़ने देने के लिए इसे सावधानी रखने को क्यों कहा जाता है? इस अवस्था में स्पार्किंग द्वारा चिंगारी पैदा हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना बनी रहती है, इससे उपकरण नष्ट भी हो सकता है। किसके अनुमति के बिना रोगी को कुछ भी न देने का परामर्श दिया जाता है? चिकित्सक, ये तो सभी जानते हैं। विद्युत तारों में लगी आग बुझाने के लिए पानी प्रयोग क्यों निषिद्ध है? क्योंकि सामान्य जल विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इस कारण आग बुझाने वाले व्यक्ति को भी विद्युत का झटका लग सकता है, इसलिए। चलिए आते हैं अब आगे अपने कथनात्मक प्रश्न पर कि ये कथन किससे संबंधित है, ठीक है। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, ये तो सभी जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम का कथन है ये, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के द्वारा ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। 19वीं शताब्दी में रासायनिक पदार्थों की पारंपरिक क्रिया से ऐसी विद्युत पैदा की गई जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सकना संभव हुआ। इस कथन का विद्युत का आविष्कार कौन था? ये चल विद्युत है और इसका वैज्ञानिक वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। व्यावसायिक प्रशिक्षण की शाखा जिसमें विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण एवं अनुरक्षण मरम्मत कार्य प्रशिक्षण दिया जाता है, वो शाखा कौन सी है? विद्युतकारी, ठीक है।
और यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हों। ठीक है, ये कौन सी विधि है? सिल्वेस्टर विधि। कृत्रिम श्वसन की मुंह से मुंह में हवा भरने की एक प्रभावशाली विधि है। दिए गए कथन से किसका अभिप्राय है? क्योंकि इस विधि को तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है, इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस उपकरण द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव, गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होता और न ही ज्वलन में सहायक होता है। इस कथन में किसका उपकरण का विषय में बताया गया है? अग्निशामक यंत्र का। चलिए अब आते हैं वाक्य पूर्ति प्रश्न पर। ऊर्जा संरक्षण नियमानुसार ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, विद्युत बहुउपयोगी ऊर्जा होने के साथ साथ मनुष्य के लिए घातक भी हो सकती है। कुछ क्रियाकलापों को न करने की चेतावनी देने वाले संकेत निषेधात्मक संकेत कहलाते हैं। विद्युत संबंधी कार्य से जुड़े व्यक्तियों को सुरक्षात्मक सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए। हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर स्थापित हो जाता है और तभी हमें झटका लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूरोपीय देशों में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। ठीक है, हमेशा किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए सीटीसी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एलपीजी द्वारा लगी आग बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। मात्रक प्रतीकों को एक वचन तथा बहुवचन एक ही होता है। ठीक है, चाहे एक वचन कहो चाहे बहुवचन, सब एक ही बराबर है। एक से शब्दों एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नामों में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, एसी तथा डीसी जैसे नामों के लघु रूपों का केवल विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।